इसके बाद प्रश्न पैदा होता है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे इनका संकलन किया जाता है। इसके लिए कुछ सांख्यिकी विधियां हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने की। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं ये प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए कुछ निम्नलिखित विधियां हैं। इसके लिए कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। नंबर 4 है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। आज हम प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है क्या? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधान करता हुआ जिसको आंकड़ों की आवश्यकता है वह स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष रूप से सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्रित करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता जिसको आंकड़े की जरूरत है वह मेहनती होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और उसको उस जहाँ से आंकड़े एकत्रित करने हैं उस एरिया की भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, रहन सहन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की स्थिति के बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वह आंकड़े एकत्रित कर सकता है। यदि उसको वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, भाषा के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वह वहाँ के आंकड़े एकत्रित नहीं कर सकता। जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है उसकी उपयुक्तता, इस विधि की उपयुक्तता कहाँ ये विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिसका क्षेत्र सीमित हो। देखिएगा प्रत्यक्ष घर घर जाके वो आंकड़े इकट्ठे कर सकता है यदि उसका क्षेत्र छोटा हो। यदि ऐसा कहा जाए कि आपको पूरे इस एरिया के आंकड़े एकत्रित करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा। तो ये छोटे क्षेत्र के लिए, सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, जहाँ आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी है। ये उस क्षेत्र के लिए जरूरी है जहाँ आंकड़े बिल्कुल शुद्ध आंकड़े चाहिए होते हैं, एक्यूरेट आंकड़े चाहिए होते हैं। नंबर 3 है जहाँ आंकड़ों को गुप्त रखना हो, आंकड़ों को किसी दूसरे को बताना नहीं हो, बिल्कुल गुप्त रखना हो। नंबर 4 है जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 5 है जहाँ सूचना देने वाले से सीधा संपर्क करना जरूरी है। इसके लिए आंकड़े उपयुक्त हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि जो है इसके लिए उपयुक्त है। अब जब ये उपयुक्त है तो इसके लिए इसके कुछ गुण भी होंगे और दोष भी होंगे जिनको अवगुण कहेंगे। अब इसके लिए इसके गुण क्या क्या हैं? इस विधि के जो गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मौलिकता। इस विधि द्वारा जो एक आंकड़े एकत्र किए गए होते हैं वो मौलिक होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए होते हैं वो मौलिक होते हैं। नंबर 2, शुद्धता। इस विधि के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। नंबर 3, विश्वसनीयता। जो आंकड़े प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि द्वारा एकत्रित किए गए हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। नंबर 4 है संबंधित सूचना। इस तरीके से जो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसके द्वारा उन आंकड़ों के अलावा भी संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मिल रहा है, उससे उसके बारे में पता कर रहा है तो उससे संबंधित और सूचनाएं भी वो प्राप्त कर सकता है। नंबर 5 है एक रूपता। इस विधि द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो उनमें एक रूपता पाई जाती है, क्योंकि आंकड़े एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
ये जो आंकड़े हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा ही एकत्रित किए जाते हैं, तो इसलिए एक रूपता पाई जाती है। लोचशील, यह विधि बहुत लोचशील है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। अगर अनुसंधानकर्ता जिसको आंकड़ों की आवश्यकता है वो उनको ज़्यादा भी पूछ सकता है और कम भी पूछ सकता है। तो ये वो इसके गुण। अब हम इसके अवगुणों के बारे में बात करते हैं। दिखती बात है, जिस चीज़ के कोई गुण हैं तो उसके अवगुण भी होंगे। तो इसके कुछ अवगुण हैं जो इस प्रकार से हैं। बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये छोटे क्षेत्र के लिए, सीमित क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है, बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है ये विधि। नंबर 2, व्यक्तिगत पक्षपात। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत पक्षपात भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब है जो अनुसंधान करता है, जिसकी किसी के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसको गलत आंकड़े भी वो दे सकता है, उसके गलत आंकड़े भी दे सकता है। इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दोषपूर्ण होने का डर बना रहता है। नंबर 3 है अधिक खर्चीली। यह विधि अधिक खर्चीली विधि है। इसमें बहुत अधिक समय और बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है, बहुत अधिक पैसों की भी जरूरत होती है। नंबर 4, सीमित क्षेत्र। ये विधि जो है वो सीमित क्षेत्र, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, न कि बड़े क्षेत्र के लिए। तो ये थी व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है, इसके गुण लिखो। आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुण और अवगुण लिखो। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है, इसकी उपयुक्तता के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ ये प्रयोग की जाती है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर जहाँ से आंकड़े एकत्रित करने उनके पास स्वयं जाके उनसे पर्सनली मिलके उनसे आंकड़े एकत्रित करता है। ये जो विधि है ये थोड़ी ज़्यादा खर्चीली विधि है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बाकी हम पढ़ेंगे कल।